तो स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप इस मॉडल के जितने भी मैप्स हैं, जैसे बेस कलर, मेटेलिक, रफनेस, नॉर्मल, ये जितने भी इसके मैप्स अवेलेबल है फ़िलहाल अभी इस मॉडल पे, उस मैप्स को किस तरीके से आप एक्सपोर्ट करोगे और माया में किस तरीके से सारे सेटअप इंपोर्ट करोगे, लाइटिंग करोगे, रेंडर करोगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस को अच्छे से समझने के लिए आप इस वीडियो के एंड तक रुके रहिए। हेलो, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं अमेजिंग आर्क एनिमेशन एकेडमी। इसके मैप्स को एक्सपोर्ट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ फाइल में, फाइल एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एक्सपोर्ट टेक्सचर। यहाँ पे एक आपको ऑप्शन देखने मिलेगा एक्सपोर्ट मैस। अब इससे क्या होता है, ये जो भी आपका मैस है उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। मान लो आपने टेक्सचर करने के लिए यहाँ पे कोई ओबीजे का इंपोर्ट किया था, अब वो ओबीजे मान लो आपका डिलीट हो गया या फिर कहाँ रख दिया आपको मिल नहीं रहा है, तो उस केस में आप ओबीजे को यहीं से डायरेक्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। यहाँ से डायरेक्ट ओबीजे एक्सपोर्ट करो और टेक्सचर भी हम यहीं से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। टेक्सचर का शॉर्टकट यहाँ पे दिया हुआ है Ctrl+Shift+E। हम जब Ctrl+Shift+E प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन खुल जाएगा एक्सपोर्ट टेक्सचर्स का। ठीक है, अगर हम फाइल में जाके एक्सपोर्ट मैस करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा एक्सपोर्ट मैस का। अगर आप इसको ऑन रखते हो तो ट्रायंगुलेट बन के आएगा, ऑफ कर देते हो तो ट्रायंगुलेशन जो है वो नहीं आएगा। फिर आप इसको अपनी जगह पे जहाँ चाहे वहाँ पे आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपका .usd फॉर्मेट में सेव होगा, तो आप यहाँ से चेंज करके OBJ, FBX या अदर एक्सटेंशन में आप इसको सेव कर सकते हो। बट मेरे पास ऑलरेडी OBJ अवेलेबल है, तो मैं इस वीडियो में सिर्फ टेक्सचर को एक्सपोर्ट करना बताऊँगा। तो यहाँ पर आप क्लिक करो, ये आपका कुछ ऑप्शन खुल जाएगा। अब ये ऑप्शन में क्या है, पहले तो आपको सेटिंग्स दिखने मिलेगा जिसमें हमारा ग्लोबल सेटिंग है। उसके बाद नीचे हमारा लैम्बर्ट सेटिंग। ये लैम्बर्ट सेटिंग है, मतलब जो भी हमने यहाँ पे शेडर लगा रखा है, ये वाला लैम्बर्ट 3 SG जो कि हमारे 2048 साइज़ में है, उसके सेटिंग्स मिलेंगे। इसके सेटिंग्स में क्या क्या मिलेगा, सारे मैप्स, कौन कौन से मैप आप यहाँ से एक्सपोर्ट करने वाले हो, अब यहाँ पे आप देख सकते हो। बेस कलर, मेटेलिक, रफनेस, नॉर्मल, हाइट, नॉर्मल, ओपन जीएल एंड मिक्स्ड एओ। तो ये सारे मैप्स अगर आप नहीं चाहिए या मैप्स में कुछ भी आपको चेंज करना है, तो ग्लोबल सेटिंग में यहाँ पे जो हमारा आउटपुट टेम्पलेट है, वहाँ से हम टेम्पलेट चेंज कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे डॉक्यूमेंट चैनल प्लस नॉर्मल प्लस एओ विथ नो अल्फ़ा ये सिलेक्टेड है। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म में यूज़ करने के लिए अलग अलग यहाँ पे आप टेम्पलेट को चूज़ कर सकते हो। बट फिलहाल मैं इसको माया में ले जाने वाला हूँ और माया के आर्नोल्ड में रेंडर करने वाला हूँ। तो उस केस में आर्नोल्ड AI स्टैंडर्ड सिलेक्ट करनी है। ठीक है, अगर आप इसको माया में आर्नोल्ड के थ्रू रेंडर करने वाले हो तो टेम्पलेट में आपको आर्नोल्ड AI स्टैंडर्ड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट कर लो। उसके बाद यहाँ पे मिलेगा आउटपुट डायरेक्टरी। अब जहाँ पर भी आपको सेव करना है वो डायरेक्टरी आप चूज़ कर लो। यहाँ पे न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ एंड इसका नाम लिख देता हूँ मैप्स, सिलेक्ट फोल्डर। ठीक है, अब आर्नोल्ड AI स्टैंडर्ड में कौन कौन से मैप एक्सपोर्ट होंगे यहाँ पे आप क्लिक करो। आप देख सकते हो यहाँ पे आएगा हमारा कलर, मेटलनेस, रफनेस, नॉर्मल, हाइट एंड एमिसिव। ठीक है, ये इसके डिफ़ॉल्ट मैप्स है जो एक्सपोर्ट होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आउटपुट टेम्पलेट, आप यहाँ से और भी अलग अलग तरीके के टेम्पलेट को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे हमने अभी सिलेक्ट किया आर्नोल्ड AI स्टैंडर्ड, तो इसमें ये सारे मैप्स अवेलेबल है। इसके अलावा और भी एक्स्ट्रा मैप्स चाहिए तो यहाँ पे इनपुट मैप बहुत सारे देखने मिलेगा, तो इनको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब ये एक अलग चीज़ हो गया, अलग टॉपिक हो गया, इसके बारे में बाद में किसी लेक्चर में बात करेंगे। तो फिलहाल जो भी हमारा इस टेम्पलेट में अवेलेबल है आर्नोल्ड AI स्टैंडर्ड्स, बस जो है वही हम अभी फ़िलहाल एक्सपोर्ट करके रेंडर करके दिखाएं। ठीक है, यहाँ पे आएगा फाइल टाइप में मतलब कौन सा एक्सटेंशन में आपको फाइल को सेव करना है। तो मैं फ़िलहाल JPG यूज़ कर लेता हूँ 8 बिट। और साइज़ अभी यहाँ पे दिया हुआ है बेस्ड ऑन ईच टेक्सचर सेट साइज़। तो टेक्सचर सेट मैंने यहाँ पे 2048 करके रखा है। तो अब ट्राई करो जितना हो सकता है मैक्सिमम ले लो। मैं 4096 यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आउटपुट डायरेक्टरी सेट कर लिया, आउटपुट टेम्पलेट सेट कर लिया, फाइल टाइप JPEG सेट कर लिया, साइज़ 4096 सेट कर लिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे नीचे आपको देखने मिल रहा है 6 टेक्सचर सिलेक्टेड फॉर एक्सपोर्ट। जैसे मैंने बताया था इसमें टोटल 6 टेक्सचर्स हैं, 6 मैप्स हैं, तो ये 6 मैप अभी एक्सपोर्ट होने वाले हैं। अब ये 6 मैप इसीलिए हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ सिंगल शेडर लगा हुआ है। अगर यहाँ पे 2 शेडर या उससे ज़्यादा शेडर लगे रहते हैं
तो टेक्सचर जो है वो उतना ही मल्टीप्लाई हो जाता। ठीक है, फिलहाल अभी हमारा 6 टेक्सचर एक्सपोर्ट होने वाला है। तो ये सेटअप करने के बाद अपने को सीधा एक्सपोर्ट कर देना है। तो जो मैप हम एक्सपोर्ट करने वाला हूँ यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे इसका साइज़, यहाँ पे इसका एक्सटेंशन, और नीचे देख सकते हो ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही हैं। एक बार जब एक्सपोर्ट हो जाएगा तो यहाँ पे एक्सपोर्ट सक्सेसफुली फिनिश लिखा हुआ आएगा और सक्सेसफुली एक्सपोर्टेड जितने भी मैप्स हैं यहाँ पे आप देख पाओगे। ठीक है, ये हो गया। अभी आपको यहाँ से कैंसिल कर देना है क्योंकि ऑटोमेटिक कैंसिल नहीं होता, ये कैंसिल। ठीक है, आप देख सकते हो ये जो मैप्स है ये मैप्स हमारा एक्सपोर्ट हो गया। वाटर बॉडी, ये हमारा बेस कलर है, ये हाइट है, ये मेटलनेस है, ये नॉर्मल है और ये रफनेस है। तो मैंने एक्सपोर्ट किया था टोटल 6 मैप्स। तो जो 6th मैप है वो यहाँ पे आया नहीं है। क्यों नहीं आया है? क्योंकि 6 मैप जो था वो एमिसिव था। एमिसिव मतलब जो एरिया हम लोग ग्लो करते हैं वो वाला पार्ट। तो हमने इस वाले मॉडल में कोई भी कहीं भी ग्लो वाला पार्ट या फिर एमिसिव वाला पार्ट अप्लाई नहीं किया। एमिसिव चैनल मैंने ऑन ही नहीं किया, एमिसिव वाला पार्ट मैंने कुछ इसमें टेक्सचर नहीं किया, इसीलिए वो वाला पार्ट हमारा एक्सपोर्ट नहीं हुआ है। तो फिलहाल ये 5 चीज़ें हमारी एक्सपोर्ट हुई हैं। तो इस मैप को माया में किस तरीके से ले जाते हैं वो देखते हैं। तो ये मैंने माया स्टार्ट कर लिया है। अब यहाँ पे मैं जो मेरा OBJ था उसको मैं इंपोर्ट करूँगा, फाइल इंपोर्ट, और मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया हुआ है waterbody.obj। ठीक है, सेम OBJ है, ये सेम OBJ है जो हमने सबस्टेंस पेंटर के अंदर इंपोर्ट किया था। ठीक है, तो ये हमारा है। अभी सारी चीज़ें कंबाइंड है। इसका UV भी मैं दिखा देता हूँ। UV एडिटिंग देखोगे तो ये इसका अनरैपिंग। ठीक है, तो मैं जो बताने वाला हूँ वो सबसे इजी प्रोसेस है किसी भी मैप को यहाँ पे इंपोर्ट करने के लिए। तो वैसे तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सेल्फ में आपको सब्सटेंस का ऑप्शन चेक करना है। तो सब्सटेंस का ऑप्शन फिलहाल यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो अगर सब्सटेंस का ऑप्शन आपको भी ना दिखे तो आपको करना है क्या है, विंडोज़ में जाना है, सेटिंग्स एंड प्रेफरेंसेस में, और यहाँ पे मिलेगा प्लगइन मैनेजर। तो प्लगइन मैनेजर में आपको सर्च करना है SUB एज सब्सटेंस नाम से सर्च करोगे तो ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। इन सारे ऑप्शंस को आपको इनेबल करना है। कैंसिल। इनेबल होते ही यहाँ पे सब्सटेंस का एक अलग से आप सेल्फ देख सकते हो। इस सेल्फ में बहुत सारे ऑप्शंस है। अब इस ऑप्शंस में जो आपको ये 5th नंबर वाला ऑप्शन दिख रहा है 1 2 3 4 5, ये ऑप्शन, इसका नाम है अप्लाई वर्कफ्लो टू मैप्स। इसको ऑन करना है, या फिर आप इस सब्सटेंस में जा सकते हो मेन्यू में और यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा अप्लाई वर्कफ्लो टू मैप्स। सेम 1 2 3 4 5 5th नंबर ऑप्शन। ठीक है, आप सिलेक्ट करोगे तो कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे वही है वर्कफ्लो कौन सा आपको यूज़ करना है, क्योंकि हमने आर्नोल्ड वाला टेम्पलेट एक्सपोर्ट किया था तो यहाँ पर भी हम वर्कफ्लो आर्नोल्ड ही रखेंगे। मान लो वीरे के एक्सपोर्ट कर रहे हो, अलग किसी रेंडर इंजन के एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो उस केस में यहाँ पे वो सेम रेंडर इंजन आपको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो फिलहाल हम आर्नोल्ड कर रहे हैं तो आर्नोल्ड सिलेक्ट रखेंगे। अब यहाँ पे मिलेंगे सारे मैप्स, तो एक एक करके आप यहाँ पे सारे मैप्स को लगा सकते हो, और यहाँ पे सिलेक्ट मल्टीपल मैप्स में क्लिक करोगे तो एक साथ सारे मैप्स को आप यूज़ कर सकते हो। मैं मैप्स में ये सारे मैप्स को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सारे मैप्स को मैंने एक साथ सिलेक्ट किया एंड सिलेक्ट। आप देख सकते हो सब अपनी अपनी जगह पे सेट हो गए। बेस कलर में बेस कलर है, नॉर्मल है, रफनेस है एंड हाइट है, मेटेलिक, एम्बिएंट ऑक्लूजन, एमिशन, ये चीज़ें नहीं है। एक्चुअली मेटेलिक है बट मेटेलिक यहाँ पे लोड नहीं हुआ। क्यों नहीं लोड हुआ उसका रीज़न है, मैं यहाँ पे सिंगल फोल्डर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हम मेटलनेस देखते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है ना, ये जो भी यहाँ पे नाम दिया है तो माया क्या करता है, इस नेम के अकॉर्डिंग मैप्स को सर्च करता है। तो बेस कलर यहाँ लिखा है, यहाँ बेस कलर लिखा है तो ये लोड हो गया, नॉर्मल लिखा है, नॉर्मल लिखा है, लोड हो गया। बस यहाँ पे मेटेलिक लिखा हुआ है और यहाँ पे मेटलनेस लिखा हुआ है, इसीलिए ये इसको समझ ही नहीं पाया, इसलिए इसको लोड नहीं किया। तो इसको मैनुअली लोड करेंगे। मैनुअली लोड हो गया एंड अप्लाई। अब अप्लाई करते आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है AI स्टैंडर्ड सरफेस 1। मतलब हुआ क्या, जितने भी मैप्स, वो सारे मैप्स मिलके एक शेडर क्रिएट किया, उस शेडर का नाम है AI स्टैंडर्ड सरफेस। ठीक है, तो अब ये AI स्टैंडर्ड सरफेस मुझे अप्लाई करना है। अब ये मिलेगा कहाँ, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक, यहाँ पे जाओ असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल, यहाँ पे मिल जाएगा AI स्टैंडर्ड सरफेस 1। तो यहाँ पे टेक्सचर अप्लाई हो चुका है बट दिख नहीं रहा है, तो आपको ये वाला पार्ट ऑन करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी टेक्सचर हमने किया था वो अप्लाई हो चुका है। ठीक है, बट यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही डार्क दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा, व्यू पोर्ट का ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ाऊँगा। तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिख रहा है जहाँ 1 लिखा हुआ है, इसको आप रोशनी थोड़ा बढ़ा दो। ये गामा इसका हमने इंक्रीज कर दिया, तो आप देख सकते हो सेम टेक्सचर इस पर अप्लाई हो गया है।
टेक्सचर तो अप्लाई हो गया। अब हमें क्या करना है, इस पर लाइटिंग करके इसको हम रेंडर करेंगे। ठीक है, तो इसका जो है जो बाय डिफ़ॉल्ट था 1 वही कर देते हैं इसका गामा सेटिंग। और रेंडर करने से पहले हमें कैमरा एंगल सेट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको डुअल व्यू पोर्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, डुअल व्यू पोर्ट स्विच हो जाएगा। ये हमारा पर्सपेक्टिव व्यू होने वाला है और इसको मैं न्यू कैमरा बना लेता हूँ। अब न्यू कैमरा कैसे बनाएंगे, पैनल्स पे जाओ, पर्सपेक्टिव पे सिलेक्ट करो, यहाँ पर न्यू। तो ये हमारा न्यू कैमरा है। तो जो भी कैमरा आपको रखना है उस कैमरा एंगल से इसको आप सेट कर लो। तो मैं कुछ इसको इस तरीके से रखना चाहता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये कैमरा एंगल यहाँ से आप लॉक कर लो। ठीक है, लॉक हो गया। अब इसका आपको सेव फ्रेम ऑन करना है। तो इस व्यू पोर्ट की यहाँ पे ये जो ऑप्शन है इस पर अगर आप क्लिक करते हो तो इसका सेव फ्रेम ऑन हो जाएगा। अब जो ये इसका सेव फ्रेम है उसका रेजोल्यूशन क्या है, उसका रेजोल्यूशन है 9016:540। तो रेजोल्यूशन अपने को चेंज करना है। हमारा जो रेजोल्यूशन है वो हॉरिजेंटल है और जो हमारा मॉडल है वो वर्टिकल रेजोल्यूशन में अच्छे से दिखेगा। तो मुझे क्या करना है, इसका जो रेजोल्यूशन है वो हॉरिजेंटल से वर्टिकल में शिफ्ट करना है। तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए अपने को जाना पड़ेगा रेंडर सेटअप में। तो ये है रेंडर सेटअप है। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये कुछ ऑप्शन खुलेगा। अब इसमें जो सबसे पहला टैब है कॉमन टैब, इसी में आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा हमारा इमेज साइज़ के प्रीसेट्स। तो फिलहाल ये 540 वाला प्रीसेट्स ऑन है, इसलिए ये 540 रेजोल्यूशन दिखा रहा है। तो मुझे यहाँ से अपने हिसाब से देना है, तो इस पर सिलेक्ट करूँगा और कस्टम सिलेक्ट कर लूँगा। या फिर एक काम करते हैं, हम डायरेक्ट HD 720 कर लेते हैं। अब 720 में क्या है, विड्थ 1280 और हाइट 720। तो अगर ये वाला सेटिंग रखता हूँ तो क्या होगा, हॉरिजेंटल ही रहेगा, बट मुझे क्या करना है, वर्टिकल करना है। तो इसको ऊपर पेस्ट करूँगा। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C और यहाँ पे पेस्ट, और इसको कर दूँगा 1280 1250 720/1250। तो 1250 करने से इसका जो साइज़ है और ज़्यादा, मतलब इसका जो लंबाई है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैं 1250 की जगह इसको मैं 1000 कर लेता हूँ। तो अब ये जो हमारा रेजोल्यूशन दिख रहा है इसमें मेरा ये जो ऑब्जेक्ट है ये प्रॉपर दिख रहा है, और जो नेगेटिव स्पेस है, मतलब जो खाली एरिया है वो भी कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो इस रेजोल्यूशन को हम फाइनल रेजोल्यूशन रखेंगे। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। कैमरा हमारा ऑलरेडी लॉक है, जिससे गलती से इसको मैं मूव नहीं कर पाऊँगा। तो अब मैं पर्सपेक्टिव व्यू पोर्ट में आता हूँ और यहाँ से टेक्सचर ऑफ कर लेता हूँ और यहाँ से टेक्सचर ऑन कर लेता हूँ और यहाँ से लाइट भी ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, फिलहाल कोई लाइट नहीं है इसीलिए बहुत अंधेरा दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे लाइट क्रिएट करता हूँ। तो लाइट सेटअप वही हम 3 पॉइंट लाइटिंग यूज़ करेंगे। तो लाइट्स के लिए आप यहाँ जाओगे आर्नोल्ड में ऑप्शन मिलेगा लाइट्स, और यहाँ से मैं यूज़ कर लेता हूँ एरिया लाइट। तो W प्रेस करूँगा तो ये हमारा एरिया लाइट कुछ इस तरीके से बन के आएगा। इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ और एक लाइट मैं सामने से रखता हूँ, क्योंकि ये मेरा कैमरा है। कैमरे के एक तरफ हम मेन लाइट लगाएंगे। ये हमारा मेन लाइट है। थोड़ा डायरेक्शन नीचे कर देते हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, ये तो हो गया, बट इसका रोशनी यहाँ पे कुछ खास दिख नहीं रहा है। तो उसके लिए क्या करना होगा, मुझे इसका सेटिंग्स में कुछ चेंजेस करने होंगे। सबसे पहला सेटिंग है हमारा नॉर्मलाइज का। तो मैं नॉर्मलाइज को ऑफ करूँगा तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। तो नॉर्मलाइज वैसे ही रहने देते हैं। हम एक्सपोजर बढ़ाते हैं। देख सकते हैं एक्सपोजर 0 है, इसलिए कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो पहले मैं एक्सपोजर बढ़ा लेता हूँ। एक्सपोजर में 5 कर लेता हूँ। ठीक है, 5 एक्सपोजर किया। अब नॉर्मलाइज ऑफ करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरीके से रोशनी आ गई है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेन लाइट। अब मुझे इस तरफ से लगाना है फिल लाइट। तो मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ, E प्रेस करके रोटेट करके इस डायरेक्शन में देता हूँ। अब क्योंकि इसका इंटेंसिटी, इसका एक्सपोजर मैंने 5 रखा था, तो इसका एक्सपोजर ऑब्वियसली 5 से कम होना चाहिए, क्योंकि ये फिल लाइट है। ठीक है, तो इसका एक्सपोजर मैंने 3 कर दिया। तो हमारा मेन लाइट हो गया, फिल लाइट हो गया। अब एक लगाना है बैक लाइट या फिर रिम लाइट। तो मैं इसी को वापस से कॉपी कर लिया एंड इसको मैं देता हूँ पीछे से, क्योंकि नाम ही इसका बैक लाइट है। तो इसको बैक साइड से लगाना है। ध्यान रहे कैमरे में ना दिखे, आप कैमरे से इसको छुपा सकते हो। इसका साइज़ थोड़ा बढ़ा देता हूँ और इसका एक्सपोजर भी मैं मेन लाइट के बराबर देता हूँ 5। ठीक है, आप चाहो तो कलर चेंज कर सकते हो। तो हल्का सा मैं इसमें ऑरेंज टिंट दे देता हूँ, हल्का सा। ज़्यादा हो गया, कोई नहीं। अभी यहाँ पे जो दिख रहा है वो एग्जैक्ट नहीं है। ये चीज़ को मुझे रेंडर में चेक करना पड़ेगा। तो रेंडर करने के लिए क्या करेंगे, अब वापस यहाँ पे आर्नोल्ड में जाओ और आर्नोल्ड में जो सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा है रेंडर का, इस पर क्लिक करो।
तो आपका एक रेंडर व्यू खुलेगा। ठीक है, स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम ये जितने टेक्सचर लगाए थे वो टेक्सचर लगाने में लोड होगा, वो टेक्सचर लोड करने में टाइम लगेगा। तो कुछ इस तरीके से रेंडर निकल के आए। बट अभी जो रेंडर हो रहा है वो हमारा ये वाला व्यू रेंडर हो रहा है, मतलब जो हमारा पर्सपेक्टिव व्यू था वो रेंडर हो रहा है। बट हमें रेंडर करना क्या है, ये कैमरा व्यू। तो क्या करोगे, इस आर्नोल्ड रेंडर व्यू में जो यहाँ पे पर्सपेक्टिव शेप लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक करो, यहाँ पे मिलेगा पर्सपेक्टिव शेप 1, क्योंकि ये हमारा यहाँ पे पर्सपेक्टिव 1 लिखा हुआ है, तो पर्सपेक्टिव शेप 1। तो यहाँ पे जो हमारा कैमरा एंगल जिस तरीके से है, जिस तरीके से रेजोल्यूशन सेट किया है हमने, उस तरीके से यहाँ पे चीज़ें आ जाएंगी। तो अब देख सकते हो जिस तरीके से मैंने लाइट किया था उस तरीके से लाइट यहाँ पे दिखने लग गया। अब पीछे वाला जो लाइट है वो बहुत ज़्यादा ऑरेंजेस है। ठीक है, काम करते हैं, ये जो हमने फिल लाइट दिया, ये फिल लाइट, इस फिल लाइट की वजह से यहाँ पे जो लाइट फिल हो रही है वो बहुत कम हो रही है। तो इस फिल लाइट का एक्सपोजर को मैं थोड़ा और बढ़ा देता हूँ 3। तो अब फिल थोड़ा सही से हो रहा है। मैं थोड़ी देर इसको स्टॉप करता हूँ और यहाँ पे मैं लाइट का डायरेक्शन एक बार अच्छे से चेक कर लूँ। ठीक है, थोड़ा सा लाइट का साइज़ बढ़ा देते हैं, इस वाले लाइट का भी साइज़ थोड़ा बढ़ा देते हैं और इसका डायरेक्शन थोड़ा हम चेंज कर लेते हैं। इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा नीचे रखता हूँ। अब अगर मैं रेंडर करूँ तो कुछ इस तरीके से रेंडर आएगा। ये ऑरेंज कलर पीछे का जो लाइट है उससे आ रहा है, बट ये कुछ ज़्यादा ही आ रहा है, मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही। तो थोड़ा बहुत चेंजेस करते हैं। थोड़ा सा लाइट का पोजीशन मैंने चेंज किया, फिर यहाँ प्ले करके देखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने कुछ यहाँ पे लाइट सेटअप कर दिया। तो अब देख सकते हो जिस तरीके से मैंने लाइट सेटअप किया उस तरीके से बहुत सही लग रहा है। अभी इसमें एक चीज़ और कर सकते हो आप, मैं रेंडर को थोड़ी देर रोक देता हूँ और एक इसके लिए हम ग्राउंड प्लेन क्रिएट कर देते हैं। एक प्लेन क्रिएट करते हैं। अगर प्लेन रहेगा तो क्या होगा, जो भी लाइट आ रही है वो लाइट इस पर बाउंस करके और भी ज़्यादा स्कैटर करेगी। ठीक है, तो प्लेन मैंने बनाया। अब इस प्लेन पे भी मुझे एक टेक्सचर लगाना होगा, असाइन न्यू मटेरियल शेडर एंड एआई स्टैंडर्ड सरफेस। अगर आपने इसके लिए भी कोई टेक्सचर कर रखा है तो वो टेक्सचर को भी सेम इसी तरीके से आप इंपोर्ट करोगे जैसे मैंने इसका टेक्सचर इंपोर्ट किया। ठीक है, ये हो गया। अभी इसका जो स्पेकुलर है उसको हम बिल्कुल ऑफ कर देते हैं। मुझे इस पर कोई साइन या कोई रिफ्लेक्शन नहीं चाहिए। अब अगर मैं प्ले करूं तो अब देख सकते हो यहाँ पे ग्राउंड प्लेन भी आ गया है। ठीक है, अब ये जो तीनों लाइट्स हैं, इन तीनों लाइट यहाँ पे आ रहे हैं, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा वाइट दिख रहा है। अगर आप चाहते हो तीनों लाइट की रोशनी इस पर ना आए या फिर सिर्फ एक लाइट की रोशनी आए जो हमारा मेन लाइट है, क्योंकि शैडो उसी का क्रिएट हो रहा है, तो बाकी जो दोनों लाइट है उस लाइट को आप इस प्लेन के साथ ऑफ कर सकते हो। मतलब वो लाइट जो है इस प्लेन पे नहीं दिखेगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको यहाँ पे मॉडलिंग की जगह रेंडरिंग में चेंज करना होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे मेन्यूज चेंज हो जाएंगे। जिस किसी भी लाइट का रोशनी इस प्लेन पे नहीं चाहते हैं उस लाइट को आप सिलेक्ट करोगे। जैसे इस केस में मैं इस बैक लाइट को सिलेक्ट करता हूँ और इस प्लेन को सिलेक्ट करता हूँ। मतलब पहले आपको लाइट को सिलेक्ट करना है, फिर प्लेन को सिलेक्ट करना है, शिफ्ट प्रेस करके। उसके बाद यहाँ पे जाओगे लाइटिंग एंड सेटिंग में, यहाँ पे आप करोगे ब्रेक लाइट लिंक्स। तो क्या करेगा, इन दोनों के बीच में जो भी कनेक्शन था लाइट के वो ब्रेक हो जाएंगे। सेम हम करेंगे फिल लाइट के साथ। पहले लाइट को सिलेक्ट करते हैं, फिर प्लेन को सिलेक्ट करते हैं। पहले लाइट, शिफ्ट प्रेस करके प्लेन, लाइट एंड शेडिंग, ब्रेक लाइट लिंक्स। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब अगर मैं प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हो सिर्फ एक ही लाइट, जो हमारा ये मेन लाइट है, उसी का वही लाइट यहाँ पे शो हो रहा है और उसी से रिलेटेड यहाँ पे शैडो बन रहा है। ठीक है, शैडो में नॉइज़ अभी ज़्यादा है क्योंकि अभी और भी सैम्पल्स रेट वगैरह ठीक करने होंगे। तो कुछ इस तरीके से इतना शैडो हमारा रह जाएगा। तो शैडो में भी ज़्यादा चेंजेस नहीं कर रहे हैं, बस एक बताने के लिए छोटी सी। ठीक है, तो फिलहाल प्लेन में कोई टेक्सचर नहीं है, इसलिए बहुत ही फ्लैट सा लग रहा है। तो प्लेन को मैं हाइड ही कर देता हूँ, प्लेन को हटा ही देता हूँ, प्लेन की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल हमारा विदाउट प्लेन ही रहेगा ये। ठीक है, तो अभी ये हमारा पार्ट जो है वो रेंडर हो जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, इस विंडो को अगर मैं थोड़ा सा छोटा करूँ तो क्या होता है, यहाँ पे रेंडरिंग वाला ऑप्शन चलता रहता है। जैसे मैं इसको स्टॉप करके वापस से प्ले करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे रेंडर हो रहा है। तो 100% होने तक का वेट करना है। 100% हो जाने के बाद आप इसको फाइल में जाके सेव इमेज कर सकते हो।
तो थोड़ा देर वेट करते हैं 100% होने का। तो 100% हो गया, ऑटोमेटिक वो चला गया। अब इसको आप सेव कर सकते हो। सेव करने से पहले एक और चीज़ आपको बता दूं, यहाँ पे आपको एक गियर का ऑप्शन मिलेगा। ये होता है डिस्प्ले सेटिंग, मतलब जो भी हमने रेंडर कर रखा है उसका सेटिंग्स है। यहाँ पे हम और भी कुछ चीज़ें इसमें चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, ब्लैक कलर मुझे नहीं चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा पोस्ट, डिस्प्ले एंड पिक्सल। तो डिस्प्ले में जाते हैं और डिस्प्ले में यहाँ पे बैकग्राउंड का ऑप्शन आएगा। तो बैकग्राउंड यहाँ पे कलर ऑलरेडी ब्लैक है, इसलिए इसके पीछे जो है ब्लैक दिख रहा है। तो इस पर सिलेक्ट करके इसका हम कलर चेंज कर सकते हैं। मान लो मुझे हल्का सा ग्रे कलर में चाहिए, हल्का सा ग्रे कलर रख देते हैं, ऐसा कुछ, एंड ओके। तो अब देख सकते हो ग्रे कलर का यहाँ पे बैकग्राउंड बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से जैसा चाहे वैसा हम बैकग्राउंड का कलर चूज कर सकते हैं। थोड़ा सा डार्क कर देते हैं और ओके। ठीक है, तो इस वाले इमेज को फाइल, सेव इमेज, एंड यहाँ पे आप लोकेशन सेट कर लो। लोकेशन सेट करने के बाद यहाँ पे मैं फाइल का नाम लिख देता हूँ, वाटर बॉडी। अब नॉर्मल इसी नाम से सेव करोगे तो ये जेपेग में सेव हो जाएगा, बट अगर आप इसको पीएनजी में सेव करना चाहते हो तो पहले तो ब्लैक बैकग्राउंड जो है ब्लैक कर देता हूँ। उसके बाद फाइल में जाता हूँ, सेव इमेज, एंड सेम यहाँ पे लोकेशन सेट करता हूँ। उसके बाद वाटर बॉडी नाम लिख देता हूँ और .png लगाना होगा। .png अगर आप लगाते हो तभी ये png में सेव होगा, मतलब ट्रांसपेरेंट सेव होगा, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट सेव होगा। उसका सेव कर दो। तो इस तरीके से आप फुटेज को रेंडर कर सकते हो। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है या किसी भी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ आप कमेंट मेरे को बताइए। मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ और सबको रिप्लाई देता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।